शाहजहांपुर के सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। मैं उन्हें मंच पर आमंत्रित करता हूं। सीडीओ उत्कर्ष द्विवेदी। सर, सबसे पहले अभी नई पोस्टिंग है, सबसे पहले आपसे जानेंगे अभी तक का अनुभव कैसा है और शहर के बारे में क्या कहेंगे? आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित करने के लिए। और एक ही महीना लगभग मुझे हुआ है यहाँ पे आए हुए, तो जो पहला अनुभव है वो तो काफ़ी अच्छा भी है और काफ़ी ओवरवेलमिंग भी लगता है। बिकॉज़ एकाएक जैसे आप इसके पहले एसडीएम होते हैं और केवल एक तहसील की जिम्मेदारी होती है और उसके बाद आपको सीडीओ बना दिया जाता है जिससे पूरे जनपद की जिम्मेदारी हो जाती है। शाहजहांपुर बड़ा जनपद है, 15 ब्लॉक भी हैं यहाँ पे और कई सारे हमारे जो विभाग हैं जो ग्राम विकास और पंचायती राज से रिलेटेड हैं उसके आप नोडल हो जाते हैं। तो एक तरीके से और कहीं ना कहीं ये डर भी लगता है कि जितनी उम्मीदें हैं लोगों को, आप उन उम्मीदों पे कैसे खरे उतर पाएंगे। तो और जहाँ तक जनपद की बात है तो मतलब मुझे बहुत पॉजिटिव फील हुआ यहाँ पे आके, काफ़ी अच्छा लगा। और अभी तक मेरा जितना इंटरेक्शन यहाँ के जनता से, यहाँ के जनप्रतिनिधि सबसे हुआ है वो काफ़ी पॉजिटिव रहा है। सर, ग्रामीण अर्थव्यवस्था एक बेहद अहम क्षेत्र है और इस पर 2017 से लगातार काम भी हो रहा है। $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी अगर गांवों की बात करें तो उनके बिना संभव ही नहीं है। शाहजहांपुर में कितनी संभावनाएं आपको दिखाई देती हैं? शाहजहांपुर में जो है कई अच्छी संभावना है ना, अनंत संभावनाएं एक तरीके से अगर कहा जाए उस हिसाब से तो। और जैसे कि क्योंकि जैसे $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की हम बात करें हमारे प्रदेश के लिए तो उसमें कई सारे सेक्टर्स हैं। क्योंकि मैं सीडीओ हूँ तो मैं पर्टिकुलरली रूरल डेवलपमेंट की आपसे बात करूँगा। तो सबसे पहले जब भी हम रूरल डेवलपमेंट की बात करें तो जो हमारा सबसे पहला फोकस होता है वो हमारे किसान होते हैं। क्योंकि हमारी जो मैक्सिमम जो एम्प्लॉयमेंट होती है वो किसानी में होती है, लेकिन उनका उतना जो जीडीपी में कंट्रीब्यूशन है ये इतना नहीं हो पाता है। तो सबसे पहले तो यही कि जो हमारे यहाँ पे जो उत्पादकता है वो पर्टिकुलरली गेहूं की और जो है धान की काफ़ी ज़्यादा है। तो उनको जो है समय से एमएसपी उन्हें दिलाना है ना, उन्हें और जो है उन्हें इनिशियली जो भी उन्हें बीज की आवश्यकता हो, खाद की आवश्यकता हो। जैसे अभी कुछ टाइम में कुछ न्यूज़ वगैरह थी कि खाद की क्या कमी है या नहीं, बट ऐसा शाहजहांपुर में एटलीस्ट मैं जितने भी हमारे किसान भाई बहन हैं सबको ये मतलब एक श्योरिटी देता हूँ कि यहाँ पे कोई खाद की किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिससे कि उनकी उत्पादकता भी जो है एडिक्वेट हो। अभी कुछ दिन पहले ही लास्ट वीक हमारी जो खरीफ गोष्ठी होती है तो वो आगरा, बरेली और अलीगढ़ मंडल की बरेली में ऑर्गेनाइज हुई थी, जहाँ पे हमारे किसान भाई बंधु आए थे और उनकी जो भी समस्याएं थी उनको जो है उन्होंने रखा था। जहाँ तक शाहजहांपुर की बात करें तो क्योंकि गन्ने की बेल्ट है तो जो गन्ने से रिलेटेड जो फार्मिंग में हमें जो भी यंत्र की ज़रूरत है उसकी एक डिमांड हमारे किसान भाई बंधुओं ने रखी थी, तो उसमें भी काम किया जा रहा है ना। आज हम लोग जो है जो हमारा पेट्रोल है उसमें इथेनॉल ब्लेंडिंग की बात करते हैं। उसका जो सोर्स होता है या तो वो कॉर्न होता है, शुगर केन के रेसिड्यू होते हैं। तो इस चीज़ में भी हमारा जो है या हमारे जो गेहूं वगैरह भी होते हैं उनका भी जो रेसिड्यू होता है वो भी इसमें यूज़ किया जा सकता है, गेहूं और चावल का भी। तो इस केस में मुझे लगता है ये अनंत संभावनाएं हैं और गंगा एक्सप्रेसवे के बनने के बाद से तो मुझे लगता है संभावनाएं और जो है बढ़ गई हैं। सर, सिंगल यूज़ प्लास्टिक पर बैन का जो आह्वान है वो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर चुके हैं। शहरों में इस पर रोकथाम तो आसान है, लेकिन अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें वहाँ पर किस तरह से इसकी मॉनिटरिंग की जा रही है? सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जो है ये हम सबको नॉलेज है कि कितना वो एनवायरनमेंट के लिए कितना हानिकारक है। तो जहाँ तक गांव की बात है तो सबसे पहली चीज़ तो यही है कि उसकी अवेलेबिलिटी पे हम इसको जो है ट्रैक करते हैं। जो हमारी गांव में सबसे आसान तरीका होता है सिंगल यूज़ प्लास्टिक का कि दुकानों पे वो प्लास्टिक मिलती है, तो हमारे गांव के प्रधान सचिव इन सब के माध्यम से उन सारी दुकानों को चिन्हित कराना है ना। और ऐसा कोई प्रोविज़न भी हम सोच सकते हैं कि कहीं हम फाइन भी उन्हें दें इस चीज़ का, बिकॉज जब तक एक तरीके की दंडात्मक कार्रवाई नहीं होती तब तक जो है इसमें एक प्रोग्रेस नहीं दिखाई जा सकती है। बिकॉज सिंगल यूज़ प्लास्टिक बहुत ही चीप और बहुत ही अवेलेबल चीज़ होती है कोई भी सामान कैरी करने के लिए। दूसरी चीज़ होती है कि गांव के लोगों में इसका हम एक अवेयरनेस बढ़ाएं, एक जागरूकता बढ़ाएं। उस जागरूकता के लिए चाहे हम जो है सोशल मीडिया का यूज़ करें, चाहे हम अपनी मीटिंग्स में इस बारे में बात करें या अन्य जो है वीडियोज़ और ग्राम प्रधान के माध्यम से ये सूचना दी जाती है। और तीसरा इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि अगर आप सिंगल यूज़ प्लास्टिक हटाएंगे तो उसका ऑल्टरनेटिव क्या देंगे लोगों को। तो उसका ऑल्टरनेटिव जो होता है वो होता है या तो जूट के या कॉटन के बैग्स होते हैं। तो उसमें भी जो है पहल की जा रही है कि कैसे हम अपने गांव के जो है स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को जोड़ के
एक ऑल्टरनेटिव क्रिएट करें ताकि सिंगल यूज़ प्लास्टिक का जितना यूज़ हो सके उतना कम हो। सर 1947 से लेकर 2026 तक 79 साल पूरे हो चुके हैं, बावजूद इसके गांव और शिक्षा जो है एक दूसरे के पूरक अभी तक बन नहीं पाए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो वहां पर किस तरह से आपको लगता है काम किया जाना चाहिए कि एक दूसरे का पूरक बनाया जा सके शिक्षा और गांव को? देखिए, शिक्षा तो जो है मुझे लगता है इंसान के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है ना। और गांव में कई बार ये चीज़ जो हमारा गांव का युवा है या गांव के बच्चे हैं, तो वो जो भी सपना देखते हैं कहीं ना कहीं अगर वो उसे मतलब अगर पूरा करने में अगर कोई कमी रह जाती है तो उसका एक बहुत बड़ा कारण होता है कि उन्हें एक प्रॉपर शिक्षा नहीं मिल पाई। क्योंकि शिक्षा से ही उन्हें जो है देश की, समाज की और अंतर्राष्ट्रीय समझ होती है कि आगे वो जीवन में क्या करें, क्या बनना चाहते हैं। तो इस चीज़ को लेके जो सबसे पहला हमारा जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है शिक्षा का, वो होता है कि हमारे जो प्राइमरी स्कूल्स हैं, अपर प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल्स हैं, तो उनमें हम जो काम कर रहे हैं, तो जैसे डीएम सर ने भी बताया, तो ऑपरेशन कायाकल्प है जिसमें हम 17 पैरामीटर्स ले रहे हैं। तो सबसे पहले चीज़ तो हमें ये इंश्योर करनी है कि जो हमारे स्कूल्स हैं उसमें सबसे मूलभूत सुविधाएं हों, चाहे वो पानी पीने की हो, चाहे वो जो है वहाँ पे मिड डे मील का एक क्वालिटी ऑफ फूड हो, है ना, और चाहे वहाँ पे बैठने के लिए डेस्क हो, चेयर हो। आज के टाइम स्मार्ट क्लासेस की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें भी हम यहाँ शाहजहाँपुर में जैसे एक जो सार्थक फाउंडेशन है लखनऊ की, जो जिसने यहाँ पे कुछ स्कूल्स को अडॉप्ट करके रखा हुआ है, तो वहाँ पे स्मार्ट क्लासेस प्रोवाइड किया जा रहा है, ठीक है, आज के टाइम में, ताकि बच्चों को हम जो है एक डिजिटल आर्किटेक्चर की तरफ लेके जाएं। और जब आप ये मूलभूत सुविधाएं लोगों को दे दें, उसके बाद जो सबसे ज़रूरी चीज़ होती है वो होती है कि टीचर की अटेंडेंस, कि टीचर वहाँ पे सही समय पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और आ रहा है तो वो क्या पढ़ा रहा है, और अगर पढ़ा रहा है तो समय से वो उस कोर्स को पूरा करा रहा है कि नहीं करा रहा है। तो मुझे लगता है कि जब भी हम इन दोनों चीज़ों पे ध्यान देंगे, बच्चों और टीचर के बीच में क्या समन्वय है, बच्चों की जो समस्याएं हैं, कई बार जो गांव से उठ के जो बच्चा आता है उसको हो सकता है स्कूल भी मिल रहा है, कॉपी किताबें भी मिल रहा है, लेकिन क्या उस बच्चे को वो कॉन्फिडेंस मिल रहा है कि नहीं पढ़ाई करने के बाद, या उस बच्चे में ये स्वाभिमान डेवलप हो रहा है कि नहीं, कि अगर उसे किसी चीज़ की ज़रूरत है या उसे कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही है तो वो खड़ा होकर अपने शिक्षक से पूछ सके। तो सबसे ज़रूरी होता है कि हम शिक्षा के माध्यम से बच्चों में वो स्वाभिमान भर सकें, तो हमारा सारा फोकस इसी पे रहता है। 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की अगर बात करी जाए तो गाँव को उससे जोड़ना बेहद ज़रूरी है, और जब हम गाँव की बात करते हैं तो कृषि की और किसानों की बात भी करते हैं, लेकिन जो बाई प्रोडक्ट्स हैं किसानों के, उसको लेकर क्या कुछ काम हो रहा है? देखिए, बाय प्रोडक्ट्स में जो हमने पहले भी जो बात की, उसमें बाय प्रोडक्ट्स में सबसे इम्पॉर्टेंट यही है कि जो हमारे जैसे शुगर केन है, तो शुगर केन के जो है मोलासेस, बगैस वगैरह जो भी बाय प्रोडक्ट्स होते हैं, उनका कैसे हम लोग इथेनॉल ब्लेंडिंग में यूज़ कर सकते हैं, कॉर्न का कैसे यूज़ कर सकते हैं, है ना, जो भी हमारे जो ख़राब क्रॉप्स हो जाते हैं उसका हम लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं। बाय प्रोडक्ट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है हमारी पराली। पराली जलने से जो हमारे पर्यावरण दूषित होता है या जो उससे समस्याएं हो रही है, इससे हम सभी लोग अवगत हैं। तो हमारा एक विजन ये भी है कि क्या इस पराली को हम लोग एक तरीके से कैसे यूज़ कर सकते हैं कि ये मान लीजिए पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री में भी काम आ सके। तो इससे हमारे जो रोज़गार होगा वो भी डेवलप होगा, है ना। हमारे सरकारी सिस्टम में इतना खपत होती है फाइल्स की और जो है कागज़ों की, उस पर भी जो है उसका यूज़ होगा। और तीसरा, कहीं ना कहीं काफ़ी जो एनवायरमेंटल पोल्यूशन है, जो प्रदूषण है हमारे इसमें एनवायरनमेंट में, उस पर भी काफ़ी हद तक हम जो है रोक लगा पाएंगे। महिला स्वयं सहायता समूह की जो शुरुआत है वो शानदार हुई है, और अब ये योजना महिलाओं को सक्षम तो बना रही है, लेकिन गांव की महिलाओं को ये विश्वास दिलाना कि वो भी आत्मनिर्भर बन सकती हैं, और ये काम भी प्रशासन का है। तो ग्रामीण महिलाओं को किस तरह से जो भागीदारी है उनकी बढ़ाई जा सकती है, कैसे उनको ये तमाम चीज़ें बताई जा सकती है? जैसे एसएचजीज का जब जो कॉन्सेप्ट आया था, तो उस समय हमारी जो देश की महिलाएं थी, कई बार वो मैक्सिमम जगहों पे आर्थिक और सामाजिक रूप से इतनी पिछड़ी थी कि बहुत मैक्सिमम वो जो है बिलो पॉवर्टी लाइन में हमारी महिलाएं ही आती थी। उस समय एसएचजीज ने एक हैंड होल्डिंग का काम करके इनको जो है कई सारी महिलाओं को वो बिलो पॉवर्टी लाइन के या एक मिनिमम बेसिक जो तरीका होता है जीने का, एक स्टैंडर्ड लिविंग होती है, उससे वो ऊपर तो लेके आ गए। लेकिन सब एसएचजीज तब तक सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगी जब तक वो फाइनेंशियली वायबल ना हो पाए, क्योंकि कुछ टाइम में क्या होता है, कई बार जो हम सरकार से इन्हें फंड्स देते हैं, चाहे वो सीसीएफ हो चाहे रिवॉल्विंग फंड हो, वो धीरे धीरे जो है डिप्लीट करना शुरू होने लगता है। उसके बाद वो एसएचजीज बंद होने लगती हैं। तो हमें हमेशा अब आज के टाइम में जैसे अगर आप ओडीओपी की बात करें, तो हमारे यहाँ का ओडीओपी जरी जरदोजी है।
तो हमें ये देखना चाहिए कि ठीक है, हमारी जो महिलाएं हैं उनमें ये स्किल हम उन्हें दे दें कि जरी जरदोजी से आप कैसे एक अच्छा कपड़ा बना सकते हैं, लेकिन उसकी मार्केटिंग आज के टाइम में ई कॉमर्स पे, अमेजोन पे, या कैसे हम लोग, या जो हमारे रूरल हाट होते हैं वहाँ पे हम उससे जब तक मार्केटिंग नहीं करेंगे, जब तक लोग उसे खरीदेंगे नहीं, इनके पास पैसा नहीं आएगा, तब तक एसएचजीज हमारी जो है वायबल नहीं हो पाएंगी। तो हमारा सारा फोकस इसी चीज़ पे है कि हमारी एसएचजीज प्रॉफिटेबल बने, बिकॉज जब वो प्रॉफिट आएगा, जब उस महिला के पास पैसा आएगा, जैसे आप लोग भी अपने घर में देखते होंगे कि जैसे हमारे घर में हो सकता है हमारे पापा के पास पैसा खत्म हो जाए, लेकिन मम्मी के पास हमेशा मिलेगा, क्योंकि उनके पास हमेशा वो सेव करने की वो कला होती है कि कैसे अपना काम भी कर लिया जाए और कैसे उस पैसे को बचा भी लिया जाए। तो जब तक वो महिलाएं हमारी एसएचजीज की उनके पास बचत नहीं होगी, तब तक वो आगे अपने एसएचजी को बढ़ाने का सोच नहीं पाएंगी। तो हमारा सारा जो है प्रशासन का फोकस यही है कि कैसे हम एसएचजीज को फाइनेंशियली वायबल करा के उन्हें मार्केट से जोड़ें, ताकि वो बचत कर पाएं और अपने एसएचजी के कार्य श्रेणी को बढ़ा पाएं। सर, अगर अपनी देश की आबादी की बात की जाए तो हमारी आबादी जो है वो ज़्यादा है। भारत बहुत बड़ा देश है। ज़िले की बात करें तो शाहजहांपुर में ही करीब 1500 से अधिक जो गांव हैं वो मौजूद हैं। अब सरकार की जो हर योजना है वो आखिरी व्यक्ति तक पहुंचे, इसको लेकर जो मॉनिटरिंग है वो कैसे की जानी चाहिए? देखिए, आज के टाइम में हमारी जो जनता है वो खुद भी इतनी जागरूक हो गई है कि अगर कई बार क्या होता है कि जैसे डीएम सर ने भी बताया कि 10 से 12 हमारे लिए अनिवार्य है, माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश हैं कि 10 से 12 जनता दर्शन हो, तो कोई भी व्यक्ति जो है वो सबसे पहले तो अपने प्रधान से, या जो हम ये जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन का स्ट्रक्चर हम 3 टियर स्ट्रक्चर लेके आए थे, जहाँ पे पंचायत लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे और जिले लेवल पे जो हमने जनप्रतिनिधि का एक सिस्टम बनाया था, वो इसीलिए बनाया था कि ताकि हम प्रशासन को लोगों के डोर स्टेप तक लेके आ सकें, उनके घरों तक लेके आ सकें। तो उसी में हमारा प्रशासन की हमेशा यही एक जो है अप्रोच होती है कि कैसे हम यहाँ के जनप्रतिनिधिगण से एक समन्वय बिठाएं, जनता दर्शन में जनता की जो भी समस्याएं हैं उसे सुने, उसका त्वरित जो है और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण करें। IGRS पोर्टल हमने डेवलप किया है जिसकी हम लोग मॉनिटरिंग करते रहते हैं। उसमें भी डीएम सर ने बताया कि शाहजहांपुर टॉप पे ही जनरली रहता है, या टॉप 10 में तो हमेशा रहता है। और नियमित रूप से हम लोग जो है एक फीडबैक मैकेनिज्म चलता रहता है, ताकि अगर कोई आदमी छूट रहा है, कोई लाभार्थी छूट रहा है, तो वहाँ का प्रमुख या वहाँ का प्रधान हमें तुरंत इस चीज़ को लेकर सूचित करे कि ये हमारे यहाँ छूट गए हैं और इन्हें भी इसमें लाभान्वित किया जाए। और बाकी हमारे BDO से जो हम लोग बैठक लेते रहते हैं, तो उसमें BDOs भी हमें बहुत सारी चीज़ें जो भी BDOs के लेवल पे प्राप्त शिकायतें होती हैं उनका भी निस्तारण हम लोग उन मीटिंग्स में करते हैं। सर, ई गवर्नेंस को लेकर मैंने भी डीएम सर से भी सवाल किया था। टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कैसे ज़्यादा से ज़्यादा हो, और ख़ास तौर से जब हम महिलाओं की बात करते हैं, महिलाओं को कैसे इससे जोड़ा जाए, इसको लेकर क्या कुछ जो काम है हो रहा है? देखिए, टेक्नोलॉजी में सबसे ज़रूरी यही है कि हम डिजिटली पहले लोगों को साक्षात्कार करें, है ना। जब लोगों का जो है डिजिटल एक लिटरेसी होगा डिजिटल, उसके बाद ही हम डिजिटल एम्पावरमेंट की बात कर पाएंगे। तो इस केस में यही है कि जैसे आप एक छोटा सा एग्जांपल ये लीजिए कि जो हमारी एसएचजी महिलाएं हैं, जब इन्हें वो फंड दिया जा रहा है तो इन्हें आज के टाइम में जितनी बैंकिंग है, सारी बैंकिंग जो है डिजिटल हो चुकी है ना। कोई भी बैंकिंग आज के टाइम में वो ज़माना गया कि आप अपना पासबुक लेके घूम रहे हैं, सारी चीज़ आपके फ़ोन पे हो जाती हैं। तो जब हमारी महिलाएं एक बैंकिंग करना फ़ोन पे सीखती हैं, उसके बाद उन्हें ये भी पता लगता है कि कैसे अपनी बाकी समस्याएं की जाए, है ना। वो अपने ब्लॉक के BMM से मिलती हैं, अपने BDO से मिलती हैं, जो है IGRS के माध्यम से हम हमारे स्तर तक अपनी बातें रख सकती हैं, ठीक है। और जहाँ तक अब बात है AI वगैरह की, तो हम लोग जो है डिजिटल लाइब्रेरी सेटअप कर रहे हैं। उसमें हमारा जो है यही एक कोशिश रहेगी कि लोगों को कैसे जो भी चीज़ें हमारी चल रही हैं देश दुनिया में, पर्टिकुलरली आज के टाइम में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू हम क्या क्या काम कर सकते हैं, उसकी जितनी हो सके उतनी जानकारी दें। बिकॉज पहले उनको जब तक जानकारी नहीं होगी तब तक वो उस डिजिटल टेक्नोलॉजी को यूज़ कैसे करेंगे वो नहीं कर पाएंगे हम लोग। ठीक है। शाहजहांपुर में अगर बात करें तो ड्रोन दीदी, समूह सखी योजना के आंकड़े जो हैं वो क्या हैं, और ग्राउंड जीरो पर क्या वाकई जो बदलाव हैं वो अब दिखना शुरू हो गए हैं? देखिए, ये क्योंकि रिलेटिवली एक नई योजना है, तो अभी जहाँ तक मेरी जानकारी है 66 हमारी ड्रोन दीदियाँ जो है चिन्हित हो चुकी हैं। उसमें से 4 ने तो काम भी शुरू कर दिया है, बाकियों को जो है ट्रेनिंग दी जा रही है। और क्योंकि ड्रोन के माध्यम से भी आज के टाइम में आप एक मॉनिटरिंग अच्छी कर सकते हैं, चाहे अगर आपका मान लीजिए आपका खेत ही है और आपको खेत में ही देखना है कि कहीं आग तो नहीं लग गई या कहीं जो है हमारी फसल तो नहीं खराब हो गई, तो आप अपने खेत में दिन भर घूमने से अच्छा आप एक बार आपने ड्रोन का यूज़ किया, वो ड्रोन अपने आप आपको एक इमेज देके बता देगा। तो इन्हीं सारी चीज़ों को लेके हम लोग जो है ड्रोन दीदियाँ भी बना रहे हैं, क्योंकि सरकार की एक ये भी मंशा है कि लखपति दीदियाँ बने। लखपति हम तभी बन पाएंगे जब हम जो है जो भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसका अपने कैसे अपने फ़ायदे के लिए और जो है अपने जिससे हमारी इकोनॉमिक स्थिति बेहतर हो यूज़ करें, तभी हम जो है ड्रोन दीदी या लखपति दीदी
या हमारी स्वयं समूह की महिलाएं हैं, ये तीनों आपस में इंटरलिंक ही है, कोई भी आपस में एक दूसरे से अलग नहीं है। युवाओं के रोजगार को लेकर और स्किल डेवलपमेंट को लेकर शाहजहांपुर में क्या काम चल रहा है? देखिए, युवाओं के लेके भी जो है, क्योंकि हमारे देश का जो डेमोग्राफिक डिविडेंड हम जिसकी बात करते हैं वो इतना बड़ा है, इनफैक्ट दुनिया में सबसे बड़ा डेमोग्राफिक डिविडेंड हमारे देश का है। तो अगर हम लोग अपने यूथ की एनर्जी को चैनलाइज नहीं करेंगे सही दिशा में, तो फिर वो कहीं ना कहीं एक डिसऑर्डर तरीका होता है उसमें जाने का। तो उसमें जैसे मान लीजिए हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जो मुख्यमंत्री रोजगार योजना जो चलाई जाती हैं, या जो हमारे यहाँ पे युवा कल्याण जो है अधिकारी होते हैं, तो वो लोग कोशिश करते हैं कि कैसे हम युवा की एनर्जी को जो है पॉजिटिव दिशा में चैनलाइज कर सकें। और इसमें कई सारी स्कीम्स हैं, कई सारे हमारे युवा हैं जो काम करना चाहते हैं। तो हमारे कई सारे उद्यमी मित्र हैं जिन्हें हमने नियुक्त किया है, जो हमारे इन युवाओं को ये जानकारी देते हैं कि अगर आप ऐसा कोई भी कार्य जो करना चाहते हैं, जो आपका आइडिया है, उस आइडिया को धरातल पे कैसे लेके आया जाए, उस बीच का जो फाइनेंशियल गैप होता है, उस फाइनेंशियल गैप को भरने के लिए हमारे जो है स्कीम्स के द्वारा हमारे उद्यमी मित्र हमारे युवाओं की सहायता करते हैं। क्या अगर शाहजहांपुर की बात करें तो यहाँ पर स्टार्टअप को लेकर और स्वरोजगार को लेकर क्या कुछ जो काम है वो किया जा रहा है? स्टार्टअप्स को लेके भी यहाँ पे भिन्न योजनाएं हैं। यहाँ पे हमारे इसके भी वो लगते हैं, कैंप्स लगते हैं जिसमें लोग आते हैं और स्टार्टअप को लेके अपनी जो है अपने आइडियाज़ बताते हैं। और उसी में हम लोग जो है हमारे जो GMDIC हैं, या जो हमारे जो युवा कल्याण के लोग हैं, या इसी में हमारे जो उद्यमी मित्र हैं, बिकॉज स्टार्टअप में भी जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है वो यही होती है कि आपको फंडिंग किस प्रकार की मिल रही है। तो कई बार होता है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर में स्टार्टअप के लिए जाएंगे, अपने आइडिया को बताएंगे, तो जो भी हमारे वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं उनको कहीं ना कहीं आपके स्टार्टअप में एक स्टेक चाहिए होता है। सरकार को किसी प्रकार का स्टेक नहीं चाहिए। सरकार को सिर्फ इसी बात से मतलब है कि अगर आपका एक आइडिया है जिससे इस समाज का, इस देश का कोई भला हो सकता है, तो उसके लिए जो सहायता चाहिए सरकार सिर्फ वो करती है, और इसमें सरकार अपना कोई स्टेक नहीं डालती। सर, अगर शाहजहांपुर की बात करें तो कौन कौन सी बड़ी जो परियोजनाएं हैं वो चल रही हैं और उनकी ग्राउंड रियलिटी या कह सकते हैं रिपोर्ट क्या है? देखिए, जितनी भी बड़ी योजनाएं हैं वो ज़्यादातर जो भी हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं, चाहे हमारी वो PM की स्वच्छ भारत मिशन रही हो, है ना, अब हम लोग व्यक्तिगत शौचालय वगैरह भी बना रहे हैं, चाहे वो हमारी मनरेगा रही हो, जो अब VB रामजी बिल होने जा रहा है, जो बिल पास हो गया था अब एक्ट हो गया है, वो भी इम्प्लीमेंट होने जा रहा है 1 जुलाई से। तो ये, और जो भी हमारी जो है, चाहे पोषण की स्कीम हो, चाहे हम लोग निपुण के थ्रू जो है बच्चों का गुणवत्ता, पढ़ाई की गुणवत्ता को टेस्ट करते हैं, चाहे PM किसान हो, ये सब हमारी फ्लैगशिप स्कीम्स हैं जो अन्य जगहों की तरह शाहजहांपुर में भी इसका संचालन होता है। और हमारा यही उद्देश्य होता है कि मॉनिटरिंग मैकेनिज्म के थ्रू, मीटिंग्स के थ्रू, और जनता से इस बारे में बात करके हमेशा ये जानते रहें कि कोई छूट ना जाए, और इन स्कीम्स से जितना हो सके उतने लोगों तक इसका जो है इसका फ़ायदा पहुंचाया जा सके। सर, रामजी बिल और प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर क्या कुछ जो काम है वो चल रहा है, और इसको पारदर्शिता इसकी सुनिश्चित करने के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही होता है कि क्योंकि ये स्कीम्स हम लोग गांव के लेवल पे इम्प्लीमेंट करते हैं, तो गांव के ही लोग जो होते हैं, गांव के प्रधान होते हैं, गांव के सचिव होते हैं, वही इस चीज़ को बता देते। पारदर्शिता का जो सबसे मुख्य जो उद्देश्य है वो ये है कि किसी गलत आदमी को इसका लाभ ना मिले और कोई सही आदमी छूट ना जाए। ये सबसे मूलभूत उद्देश्य है पारदर्शिता लाने का। और दूसरा उद्देश्य ये होता है कि किसी प्रकार का जो है वित्तीय गबन ना हो। तो इन्हीं चीज़ों को लेके पहली चीज़ तो ओपन मीटिंग्स में जो भी हमारे बेनिफिशियरीज हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है, और दूसरा ये होता है कि जो भी पैसा हो वो डायरेक्टली जो लाभार्थी है उसके अकाउंट में DBT के माध्यम के थ्रू भेजा जाता है। और तीसरा ये होता है कि जो भी कार्य किया जा रहा है, चाहे वो शौचालय बनाना हो, चाहे VB रामजी से कोई कार्य हो, चाहे मनरेगा से कोई कार्य हो, तो वो जो भी कार्य कर रहे हैं, जो भी मजदूर हैं, क्या वही है कि नहीं, मस्टर रोल टाइम पे जनरेट हुआ है कि नहीं, मस्टर रोल पे सभी का हस्ताक्षर है कि नहीं, और जो भी पैसा फाइनल जा रहा है उसके पहले एक JE ने मेजरमेंट बुक बनाई है कि नहीं, और जितने भी लोग हैं, चाहे ताकि वो फर्जी तरीके से किसी का भी नाम ना है, इसलिए उनका आधार ऑथेंटिकेशन होता है, और जो भी काम होता है उसकी जियो टैगिंग भी होती है, और वो कार्य उसी जगह पे हुआ है कि नहीं ये जानने के लिए जियो फेंसिंग भी होती है। तो मुझे लगता है कि लोगों के सहयोग से, सरकार के दिशा निर्देशन से और टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम इन स्कीम्स को जो है एक बेटर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चलाना चाह रहे हैं। सर, किसानों को खाद और बीज समय पर मिल जाए, इसको लेकर क्या कुछ जो चुनौतियां हैं वो सामने आती हैं? देखिए, इस चीज़ को लेके अभी जैसे DM सर ने भी बताया कि यहाँ पे जो हर तीसरे हफ्ते किसानों की बैठक होती है ना। पिछली बैठक में भी मैं था, और जो किसानों की एक जो समस्या उन्होंने बताई थी वो ये थी कि उन्हें बहुत जानकारी का अभाव है।
तो इसको लेके भी मैंने जो संबंधित जो जिला कृषि अधिकारी थी उसी वक्त और डीडीएजी थे, उन्हें ये निर्देशन दिया था कि आपकी जो जितनी भी स्कीमें चलती हैं आप उनका एक पैम्फलेट बना के हमारे जो भी पंचायत घर है वहाँ पे एक जो है प्रति उपलब्ध कराया करिए, कि कभी भी किसान किसी काम से पंचायत घर जाए तो वो एक प्रति वहाँ से पैम्फलेट की उठा के एक बार उसको पढ़ ले कि चल क्या क्या रहा है और उसी हिसाब से वो आपसे कॉन्टैक्ट करे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारी गोष्ठी भी अभी हुई थी तो वहाँ पे भी हमारे किसान भाई बंधु थे जिन्होंने अपनी समस्याएं सामने रखी। उनमें से मुख्य समस्याएं ये थी कि एक तो यहाँ पे गौवंश की जो समस्याएं हैं, जो छुट्टा गौवंश घूमते हैं उसको लेके भी मेरे यहाँ तो ये है कि मैंने 8 से 10 सभी ब्लॉक में ये निर्देशन दिया है कि सुबह बीडीओज और जो है सचिव स्वयं निकले और गौवंश का मैंने टारगेट दिया है कि प्रतिदिन 100 गौवंश पकड़ के उनको संबंधित जो भी हमारी निकटतम गौशाला है उसमें जो है दें, और ताकि इससे जो फसल की बर्बादी होती है वो कम हो सके। दूसरा हमारे जो खाद और जो बीज की बात है उसके संबंधित भी हमारे जो संबंधित अधिकारी हैं विभागीय, उनसे हमारी बैठक होती है और उनको भी ये पूरा दिशा निर्देश दिया गया है कि जो भी हमारी यूरिया है, डीएपी है या अन्य जो भी खाद जो किसानों को चाहिए समितियों द्वारा उसको टाइम से ईपॉस मशीन से जो है उपलब्ध कराई जा सके। तो किसानों की जो भी समस्याएं हैं हमारा ऑफिस हरदम खुला रहता है और किसान भाई बंधु रूरल इकोनॉमी में सबसे ज़रूरी सबसे मुख्य पायदान पे आते हैं। सर, बरसात में जल भराव की समस्या से निपटने को लेकर क्या तैयारियां हैं? देखिए, जल भराव में सबसे ज़रूरी तो यही चीज़ होती है कि जो भी हमारे जल कहीं इकट्ठा ना हो, जल निकासी के जो भी हमारे स्रोत हैं, पर्टिकुलरली हमारी जो हमारे नालियाँ और नाले हैं या जो भी हमारे जो खेत है जहाँ पे जल भराव होता है उसमें गुल वगैरह बनवाए जाना मनरेगा के थ्रू या माइनर इरिगेशन के थ्रू, ताकि जो पानी एक्स्ट्रा हो वो गुल के थ्रू जो है बाहर सीप आउट कर जाए। हमारी जो भी नहरें हैं उनका समय से जो है उनकी साफ़ सफाई कराना ताकि उनकी कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाए। तो इन्हीं सब पे जो है पहली चीज़ तो यही रहती है कि पानी कहीं इकट्ठा ना हो, उसकी निकासी हो जाए। और दूसरी चीज़ हमेशा ये रहती है कि ऐसी जगहों को चिन्हित करना जो प्रोन है फ्लड से, जहाँ पे ये पता है कि यहाँ पे बार बार हर साल आती है जो है बाढ़, उनको हम लोग आइडेंटिफाई कर ले ताकि समय रहते वहाँ पे अगर ऐसा कुछ हो तो पहले से ही हमें पता हो कि जब बाढ़ आए तो लोगों को शिफ्ट करके कहाँ भेजना है हमें, और जब वहाँ भेजना है तो वहाँ पे उनके खाने के लिए, रहने के लिए और मेडिकल की क्या सुविधाएं होनी चाहिए। और तीसरा जो सबसे ज़रूरी कि इस चीज़ को लेके कि हमें टाइमली सूचना हो, तो हमारा जो वॉर रूम है वो 24/7 एक्टिव रहता है विकास भवन में। तो इस चीज़ को लेके कभी भी कोई भी इशू होगा तो तुरंत जो भी संबंधित वो व्यक्ति है जो पीड़ित है वो हमारे वॉर रूम पे संपर्क कर सकता है और उसे त्वरित राहत दी जाएगी। सर, अगर गांवों की बात करें तो सड़क, बिजली और पानी की व्यवस्था को बेहतर बनाने को लेकर क्या कुछ किया जा रहा है? देखिए, सड़क, बिजली और पानी 3 सबसे मूलभूत चीज़ें हैं जो एक जीवन यापन करने की ज़रूरत है, चाहे मुझे लगता है चाहे वो गांव हो चाहे वो शहर हो। गांव की जहाँ तक हम बात करते हैं तो सबसे पहले अगर हम सड़क की बात करें तो जो है हमारा जो पीएम ग्राम सड़क योजना है वो मुझे लगता है इट इज़ अ मैसिव सक्सेस। आज आप यूपी में कहीं भी जाइए और आप यूपी में रोड नेटवर्क देखिए, चाहे वो गांव ही क्यों ना हो। मेरी वाइफ है वो यूपी के, वो अन्य राज्य से आती हैं, वो यूपी से नहीं है, और वो यूपी का रोड नेटवर्क देख के, चाहे गांव तक, हमारे गांव तक भी उन्होंने रोड नेटवर्क देखा है और वो देख के इतना खुश हुई कि भाई यूपी में कितना अच्छा डेवलप किया गया है इस रोड नेटवर्क को, कि आज गांव के जो भी इलाके जो एकदम अंदर के इलाके हैं वो हमारे मुख्य मार्गों से, मुख्य हाईवे से जुड़ चुके हैं और हमारे शहरों से जुड़ चुके हैं। ठीक है, आज हम इतने सारे एक्सप्रेसवेज जितने भी डेवलप हुए हैं ये सारे मैक्सिमम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं, और ये जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवेज हैं ये गांव के थ्रू ही निकल के जा रहे हैं, कोई एक्सप्रेसवे शहर से नहीं निकल रहा है। तो ये जब गांव से निकलते हैं तो ये गांव के जितने भी लोग हैं, जो भी एक्सप्रेसवे उन गांव को कनेक्ट करता जाता है, उन लोगों के लिए हमारे जो बड़े शहर हैं, चाहे वो दिल्ली हो, लखनऊ हो, प्रयागराज हो, उनसे कनेक्ट करने का एक जरिया बन जाता है। और तीसरा, और जो है दूसरी, हम जब बिजली की बात करें तो इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के भी सख्त निर्देश हैं, इसको लेके उन्होंने जो है बैठक भी की है बिजली विभाग के अधिकारियों के साथ कि हमारा जो गांव है वहाँ पे 18 घंटे कम से कम बिजली दी जाए, क्योंकि आज के टाइम बेसिक से बेसिक चीज़, अगर चाहे घर की टीवी हो, चाहे घर में अगर आपको पढ़ना हो, एक बल्ब चाहिए तो वो बिजली से ही हो सकता है। तो बिजली की आपूर्ति भी सुनिश्चित की जा रही है, और जो है जो भी हमारे ट्रांसफार्मर्स हैं, कहीं अगर लाइंस टूटी हुई हैं तो उनके रिगार्डिंग भी हमने कहा हुआ है कि संबंधित जेई त्वरित इसको जो है ठीक कराएं। सर, मौजूदा समय की बात करें तो किसानों की क्या जो समस्याएं हैं, बड़ी समस्याएं, वो आपको दिखाई देती हैं? मुझे लगता है जो किसानों की सबसे बड़ी समस्याएं हैं, देखिए कोई भी काम जो इंसान करता है उसमें एक तो ये होता है कि क्योंकि वो ठीक है कि काम कर रहा है, वो अपना कुछ फसल उगा रहा है, अनाज उगा रहा है, बट कहीं ना कहीं इंसान जो है पैसे के लिए काम करता है। जब तक चाहे वो किसान हो, चाहे वो कोई
जो है नौकरी करने वाला इंसान हो, चाहे वो कोई बिजनेस या औद्योगिक इंसान हो, जब तक वो पैसा नहीं कमाएगा ना वो अपना पेट भर पाएगा, ना अपने बच्चों का, ना अपने घर का पेट भर पाएगा। तो मुझे लगता है कि जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर आप देश का डेटा उठा के देखें तो कहीं ना कहीं मतलब हमारा 60% जनता है वो किसानी कर रही है, लेकिन उसका जीडीपी में कंट्रीब्यूशन हार्डली 20-25% के लगभग रहता है। तो इससे ये प्रूव हो रहा है कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं उतना आउटपुट नहीं निकाल पा रहे। आप जितने भी आज के टाइम में किसान देखें, उनकी सबसे ज़्यादा समस्या यही होती है कि हम अपने बच्चों को अच्छी जगह नहीं पढ़ा पा रहे हैं, या हम जो है गांव में रहते हैं, हमारे पास मूलभूत जो है सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं, है ना। एक किसान क्या चाहता है, अगर वो किसानी कर रहा है तो यही चाहता है कि उसे टाइम से बीज मिल जाए, टाइम से उसे खाद मिल जाए। उसके बाद जो है अगर इन केस मान लीजिए बारिश आती है, तूफान आता है, अगर फसल उसकी ख़राब होती है तो टाइम से उसे उसके बीमा का पैसा मिल जाए। और अगर सब कुछ ठीक रहता है, फसल हो जाए, तो कई बार ये होता है कि अगर उत्पादन ज़्यादा हो जाता है तो वो जो है उससे उसकी प्राइसेस ड्रॉप हो जाती हैं। तब उसकी जो है एक जो उम्मीद होती है सरकार से वो यही होती है कि एटलीस्ट जो न्यूनतम सपोर्ट प्राइस है, एमएसपी है, उस पर हमारी फसल को और धान को खरीदा जाए। सर, अगर अभी मैंने डीएम सर से भी सवाल किया था जनसंवाद को लेकर, और ख़ासतौर से जब हम ग्रामीणों की बात करते हैं वहाँ पर इसकी ज़रूरत ज़्यादा है, उसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है शाहजहाँपुर में आप लोग की तरफ से? तो इसको लेके सबसे पहले तो यही, जैसे डीएम सर ने भी आपको अवगत कराया कि हम लोग गांव में चौपाल रखते हैं, क्योंकि ग्राम चौपाल का ये कॉन्सेप्ट ही है कि गांव जाके गांव की समस्याओं को हल करना, वहाँ के लोगों को सुनना। दूसरी चीज़, हर फर्स्ट और थर्ड सैटरडे तहसील दिवस होता है, जिसमें गांव के लोग आते हैं, डीएम, सीडीओ और सबकी एसडीएम, एडीएम सबकी ड्यूटी लगती है। जो सेकेंड और फोर्थ सैटरडे होता है वो कानून व्यवस्था से रिलेटेड होता है, तो उसमें थाना दिवस होता है। और जहाँ तक हमारे बाकी अन्य चीज़ें हो गई, हमारा एक CUG नंबर होता है जो हमेशा एक्टिव रहता है, हमारा वॉर रूम है जो हमेशा एक्टिव है। 10 से 12 हम और ऐसा नहीं है कि अगर 10 से 12 हमने जनता दर्शन का समय दिया और 12 के बाद जनता आ जाए तो उसे हम मना कर देते हैं। हम तब भी उसे सुनते हैं, अगर हम ऑफिस में बैठे हैं और जनता आई है तो हम उससे तब भी बैठते हैं, उसकी समस्याओं को सुनते हैं। और इन्हीं सारी चीज़ों को लेके जो है IGRS हो गया या CM हेल्पलाइन हो गया, 1076 हो गया, इन्हीं के थ्रू हमें जो भी, या न्यूज़पेपर, सबसे इम्पॉर्टेंट तो होता है कि हम पत्रकार, जितने भी हमारे भाई बंधु हैं, पत्रकारों के माध्यम से हमें जो भी सूचना प्राप्त होती है उस पर जो है त्वरित एक्शन हम लोग लेते हैं। सर, आपकी अभी नई पोस्टिंग है इस शहर में, 3 बड़े काम जिनसे आप शुरुआत करना चाहेंगे वो क्या होंगे? सबसे पहले तो मुझे लगता है मैं हेल्थ पे फोकस करना चाहूँगा, बिकॉज मुझे लगता है कि जो पुराने टाइम पे लोग बोल के गए हैं कि भाई उत्तम रोग निरोगी काया, मतलब है ना, तो अगर इंसान स्वस्थ नहीं है तो उसके बाद तो फिर कुछ रह नहीं जाता करने के लिए। तो इसको लेके भी यहाँ पे जो सबसे जैसे रूरल क्षेत्र की हम बात करें तो हमारे PHC CHCs हैं। अभी गर्मी को लेके भी हमने CMO को यही निर्देश दिया है कि आप जो है आइस पैक्स और जो भी संबंधित दवाएं और जो भी ORS सॉल्यूशंस है लोगों के लिए उपलब्ध कराएं, क्योंकि जो मेडिकल अस्पताल है उसके भी वो भी हमारे सुपरविजन में आता है। तो 2 से 3 बार मैं खुद मेडिकल अस्पताल का निरीक्षण कर चुका हूँ इस चीज़ को लेके कि वहाँ पे जो भी हमारे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो शाहजहाँपुर की जनता का लोड है वो हमारे मेडिकल अस्पताल पे ही है। तो पहली चीज़ यही है मेरी कि कैसे हम जो है, अभी मैं और डीएम सर इसी बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कैसे ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का सिस्टम लेके आ जाएं ताकि बहुत ज़्यादा भीड़ ना रहे वहाँ पे। पहली चीज़ तो ये है। दूसरा ये है कि मेरी जो सबसे इम्पोर्टेंट जो प्राथमिकता है वो शिक्षा है। तो 2 स्कूल्स में मैं गया भी था, उनका मैंने निरीक्षण भी किया था। वहाँ पे मैंने देखा भी जो भी हमारी कमियाँ थी उसको कैसे हम लोग सुधार सकते हैं। जो भी हमारी आंगनवाड़ी है वो भी, हमारी कई सारी ऐसी आंगनवाड़ी है जो एक तरीके से खंडहर हो गई है, तो उसको लेके भी मैंने ICDS के विभाग के DPO से मैंने ये बात कहा है कि हम लोग एक अभियान चला के हमारी जितनी भी आंगनवाड़ी है उसमें जो मूलभूत जो सुविधाएं हैं, एक अच्छी फर्श हो, टेबल कुर्सी हो, बिजली हो, एक छोटा सा जो है ये हो, क्या कहते हैं, बोर्ड हो बच्चों को पढ़ाने के लिए, है ना, कुछ चार्ट हो जिसमें क ख ग घ ABCD बच्चों के लिए लिखी है। तो इन सब चीज़ों पे मेरा जो है दूसरा फोकस रहेगा। और तीसरा हमारा जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो SHGs हैं। हमारी जो गांव की जो समूह की जो महिलाएं हैं उनके लिए मेरे जो भी आइडियाज़ हैं उनको मैं एक्सप्लोर कर रहा हूँ कि कोई भी नया आइडिया हमें जो मिले, चाहे एक वर्मी कंपोस्ट का आइडिया हो कि कैसे हम SHGs को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं कि वो गोबर इकट्ठा करके उससे वर्मी कंपोस्ट बना के हमारे गांव के किसानों को दे सके। इससे नेचुरल फार्मिंग भी प्रमोट होती है और SHG महिलाओं को इससे रोज़गार भी मिलता है। और तीसरा जो गोबर की समस्या है गौशालाओं में, उससे भी उसका भी निराकरण होता है। तो ये मेरे 3 मुख्य बिंदु रहेंगे। सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, बातचीत करने के लिए। थैंक यू सो मच।